नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है दान क्या है, दान पत्र कैसे बनाया जाता है, दान के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। दोस्तों, संपत्ति का दान देना अपने परिवार में सबसे आसान और सस्ता तरीका है। दोस्तों, सस्ता इसलिए कि संपत्ति जब आप अपने परिवार में देते हैं, जैसे पिता पुत्र को, पिता पुत्री को, पति पत्नी को, अगर इस तरह के संबंधों के बीच में अगर कोई दान दी जाती है संपत्ति का दोस्तों, तो ऐसी परिस्थिति में स्टाम्प ड्यूटी जो आपका है वो बहुत कम मात्रा में लगता है। दोस्तों, इसीलिए यह माना जाता है कि परिवार में संपत्ति का हस्तांतरण दान के द्वारा सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है। दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं कि दान क्या है, दान की परिभाषा क्या है। दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में दान की परिभाषा सेक्शन 122(1)(22) में दी गई है। दोस्तों, उसके अनुसार यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 122 के अनुसार दोस्तों, किसी भी अचल संपत्ति का दान दाता द्वारा उसके वर्तमान संपत्ति का हस्तांतरण अदाता को यानी दानग्राही को, जिसने दान लिया, उसे बिना प्रतिफल के और बिना दबाव के कर दिया जाता है। दोस्तों, यानी स्वेच्छा से किया जाता है और दानग्राही द्वारा उसे स्वीकार भी कर लिया जाता है। दोस्तों, उपरोक्त परिभाषा में 3 महत्वपूर्ण बातें आई। पहला है दोस्तों, दान वर्तमान संपत्ति पर ही होता है, यानी दोस्तों भविष्य में अर्जन होने वाली संपत्ति का दान वर्तमान में नहीं किया जा सकता। दूसरा है दोस्तों, दान स्वेच्छा से और बिना प्रतिफल के किया जाता है, यानी दान आपकी अपनी इच्छा है और उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। दोस्तों, और तीसरा है दोस्तों, दानग्राही या दाता जिसे आप कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में डोनी कहते हैं, उसके द्वारा दान को स्वीकार कर लिया जाए। यानी इस 3 महत्वपूर्ण बात दान के परिभाषा में अभी तक हम लोग सीखे। अब हम समझते हैं कि दान कैसे किया जाता है। दोस्तों, अचल संपत्ति के दान करने के लिए आवश्यक है कि दान दाता के द्वारा जो दस्तावेज बनाई गई उसके प्रत्येक पन्नों पर दस्तखत किया जाए, उसके 2 गवाहों के द्वारा उस पर दस्तखत किया जाए, उसको अटेस्टेड किया जाए, उसे अनुप्रमाणित किया जाए और तब उसे रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करके रजिस्ट्री करवा देनी चाहिए। दोस्तों, हाँ दोस्तों, दान 2 तरह के होते हैं, चल संपत्ति के भी और अचल संपत्ति के भी। अचल संपत्ति के दान के लिए तो यह जरूरी है कि दानदाता प्रत्येक पन्नों पर दस्तखत करे, स्टाम्प के प्रत्येक पन्नों पर दस्तखत करे, उसके 2 गवाह के द्वारा उसे अनुप्रमाणित होना जरूरी है और रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। दोस्तों, लेकिन चल संपत्ति के दान में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। दोस्तों, आप सिर्फ दान पत्र बनाकर भी दे सकते हैं या बिना दान पत्र बनाए हुए भी अपनी चल संपत्ति का दान दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वैसी परिस्थिति में जो दानग्राही हैं उनके साथ समस्या खड़ी हो सकती है। भविष्य में कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे उस संपत्ति का विवरण मांगेगा कि ये संपत्ति आपके पास कहाँ से आई। वैसी परिस्थिति में दोस्तों वो परेशानी में फंस सकते हैं। इसलिए चल संपत्ति का भी अगर दान बनाए तो उसके लिए एक दान पत्र बनाए और कम से कम 2 गवाहों के समक्ष नोटरी पब्लिक से नोटराइज करवा लें जरूर। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि दान की परिभाषा क्या है, दान के आवश्यक तत्व क्या है, दोस्तों दान कैसे किया जाता है। दोस्तों, अब आए दोस्तों हम समझे कि दान के वैलिड तत्व यानी आवश्यक तत्व कौन कौन से। दोस्तों, दान के आवश्यक तत्व है, पहला, दान देने वाला जो है व्यक्ति, उसकी वह निजी संपत्ति होनी चाहिए, यानी किसी अन्य की संपत्ति को कोई भी व्यक्ति दान नहीं दे सकता, यानी दान देने वाला निजी संपत्ति को ही दान कर सकता है। दूसरा है दोस्तों, दान देने के योग्य और दान लेने के योग्य होना चाहिए, यानी दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों बालिग हों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है दोस्तों कि 2 बालिग के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर दान का ग्राही या जिसे दान मिलता है या जिसे दान देना है वह नाबालिग है, वैसी परिस्थिति में उसके पक्ष में उसके जो गार्जियन है या संरक्षक हैं उन्हें सुविधान स्वीकार करना होगा। दोस्तों, दान जो है वह वर्तमान संपत्ति पर ही होगा, उसका अस्तित्व वर्तमान में होना चाहिए। दोस्तों, भविष्य की संपत्ति पर नहीं, भविष्य में क्या होगा, कौन संपत्ति मिलेगी, उसका कोई दान आप वर्तमान में नहीं कर सकते। दोस्तों, जो वर्तमान संपत्ति है उस पर कोई ऋण न हो। अगर कोई ऋण है तो उस दान पत्र में आपको डिक्लेरेशन देना होगा, उद्घोषणा करनी होगी कि हाँ भाई इस पर एक ऋण है और दानग्राही ऋण सहित उसे स्वीकारे, तब जाकर के ऋण सहित दान आप किसी को दे सकते हैं। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होना चाहिए, यानी
वह व्यक्ति जो कांटेक्ट कर रहा है, जो दान दे रहा है, वह व्यक्ति पागल न हो, मानसिक विकृत न हो दोस्तों। ऐसी स्थिति में दान वैलिड नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों छठा इसका आता है पॉइंट, दान लेने वाले की स्वीकृति जरूरी है। दोस्तों आप दान देते हैं, लेकिन जो उसे ग्रहण न करेगा, जो उसे स्वीकार न करेगा, वैसी परिस्थिति में दान कंप्लीट नहीं हुआ। अतः दान लेने वाला व्यक्ति अगर दान को ग्रहण करता है, उसकी दान लेने में स्वीकृति होती है, तब यह माना जाएगा कि यह दान पूर्ण हुआ दोस्तों। और दोस्तों अचल संपत्ति का दान जो लास्ट है दोस्तों, अचल संपत्ति का दान रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर ही होना चाहिए दोस्तों। अब हम समझते हैं कि दान पत्र कैसे बनाया जाता है दोस्तों। दान पत्र बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प खरीदना होगा और उस पर आपको निम्नलिखित बातों को टाइप करा देनी होगी। सबसे पहले उस पर आएगा दोस्तों दान देने वाले का नाम और उसका पूरा पता, यानी डोनर का नाम और उसका पूरा पता। दूसरे पॉइंट पर आएगा दोस्तों डोनी का नाम, वह व्यक्ति जो दान ग्रहण करता है उसका नाम और उसका पूरा पता दोस्तों। तीसरे बिंदु पर आएगा दोस्तों संपत्ति का पूर्ण विवरण। संपत्ति के पूर्ण विवरण को देते हुए जरूर लिखना चाहिए कि वह दाता, वह जो दान दे रहा है, वह इस अचल संपत्ति का मालिक कैसे हुआ। ये नहीं लिखेंगे तब तक दान पत्र वैलिड नहीं होगा दोस्तों। दान पत्र में ये बात लिखना जरूरी हो जाता है। अगर दोस्तों संपत्ति पर कोई लोन हो तो उसका भी डिक्लेरेशन दान पत्र में होना जरूरी है और ग्राही के द्वारा उसे स्वीकृत कराना भी जरूरी है दोस्तों। इसका अगला पॉइंट है कि दान किसी बिना दबाव में अपने स्वेच्छा से किया गया, किसी भी दबाव में किया हुआ दान वैलिड नहीं होता दोस्तों। यह कैंसिल हो सकता है दोस्तों, यह डीड जो है समाप्त कर दिया जा सकता है, आपका दान पत्र निरस्त कर दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों डोनी की स्वीकृति, यानी आप तो अपना स्वीकृति दे दिए, आप दान दे दिए, लेकिन जो ग्रहण कर रहा है उसकी भी स्वीकृति उसी दान पत्र पर होनी चाहिए दोस्तों। और डोनी की स्वीकृति के बाद उस दान पत्र पर 2 साक्षियों का, स्वतंत्र साक्षियों का दस्तखत होना चाहिए दोस्तों। और बाद में इन सबों को उस पर टाइप करा करके और आप रजिस्ट्रार साहब के यहाँ दे देंगे। रजिस्ट्रार साहब सिर्फ दानदाता से इतना ही पूछेंगे कि आप स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का दान दे रहे हैं, और डोनी से पूछेंगे जो दान ग्रहण करने वाला है कि आप इसे स्वीकार रहे हैं या नहीं। अगर दोनों कह देते हैं कि मैं अब स्वेच्छा से दान दे रहा हूँ, आप बिना प्रतिफल का दे रहा हूँ, और डोनी भी कह देता है कि मुझे दान स्वीकार है, ऐसी परिस्थिति में आपका दान पत्र कंप्लीट हो गया दोस्तों। यही 8 तत्व हैं जिसके आधार पर आप दान पत्र तैयार कर सकते हैं दोस्तों। अब आइए दान हेतु कुछ महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं एक एक करके प्रत्येक तत्वों। दोस्तों दान हमेशा बिना प्रतिफल का होता है, यानी दोस्तों दान आप जब संपत्ति का देते हैं उसके बदले में आपको कुछ मिलता नहीं है, आप जो दान दे रहे हैं उसके एवज में आपको कुछ नहीं मिलता दोस्तों। दोस्तों दान हमेशा अखंडनीय होता है, यानी आप एक बार दान दे देने के बाद पुनः आप उसे वापस नहीं पा सकते, या पुनः उसे आप रिसिस्ट नहीं कर सकते, उसे आप तोड़ नहीं सकते दोस्तों, यानी दान अखंडनीय होता है दोस्तों। अगला इसका महत्वपूर्ण बात है कि दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों बालिग हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 बालिग व्यक्तियों के बीच में होता है। लेकिन अगर दान लेने वाला व्यक्ति नाबालिग है, वैसी परिस्थिति में उनके गार्जियन या उनके माता पिता उनके तरफ से अपनी स्वीकृति दान पत्र पर देंगे दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों दान क्या है, दान की परिभाषा क्या है, दान कैसे किया जाता है, दान के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, दान पत्र कैसे तैयार किया जाता है दोस्तों। इस तरह से आप दान के बारे में संपूर्ण बातें समझ गए होंगे। धन्यवाद। दान का हमारा ये चैप्टर यहीं पर संपन्न हुआ। अगर आपको यह पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सगे संबंधियों, दोस्त यार को शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि मेरा जो भी अगला वीडियो हो वो आपकी सेवा तक सहज प्रस्तुत होता रहे दोस्तों। धन्यवाद। विशेष अगले वीडियो में।